नमस्कार सभी को। हम यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2020 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में ये चौथा लेक्चर है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे जो जेनेटिक्स के बारे में है। इस लेक्चर में जो टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे वो है डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, जीनोम, स्पर्म एंड एग्स रिप्रोडक्शन, सोमैटिक एंड जर्मलाइन सेल्स, माइटोसिस एंड मायोसिस, स्टेजेस ऑफ प्रीनटाल डेवलपमेंट, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक एंड फैटल स्टेजेस, स्टेम सेल्स, टोटिपोटेंट, pluripotent, multipotent and adult stem cells, DNA fingerprinting, germline gene therapy, genome sequencing। तो क्वेश्चन नंबर 4 साइंस एंड टेक से है। पूछा गया है जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। सेकंड, ए पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। थर्ड, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ ए पिग। तो इस क्वेश्चन में हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो हम कोशिश करते हैं कि क्या हम बिना नॉलेज अप्लाई किए लॉजिक के बेसिस पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो तीनों में कैन बी वर्ड का यूज आ रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। कोई भी डेफिनेट तौर पर नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ ही है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा सही होते हैं। तो अगर हम लॉजिक बेसिस पे देखें तो इसके सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि जेनेटिक चेंजेस हैं वो एग्स और स्पर्म्स में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जीनोम एडिट किया जा सकता है, स्टेम सेल्स इंजेक्ट किए जा सकते हैं। तो ऐसा कोई डेफिनेट तौर पर नहीं बताया गया है। अगर ये प्रेजेंट कंडीशन में नहीं हो रहा है तो फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो उस टाइम पर ये हो सकता है। इसलिए जो साइंस की जो टेक्नोलॉजी हैं, जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी हैं, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी हैं, उनके जो जितने भी प्रोबेबल यूजेज हैं सब सही हो सकते हैं। अगर यहाँ पे एम्ब्रियोनिक की जगह फैटल स्टेज भी लिखा जाता तब भी सही होता है, क्योंकि हो सकता है अभी फ्यूचर में इस तरीके का डेवलपमेंट हो जाए और कि जीनोम है जो फैटल स्टेज या डेवलप्ड स्टेज में भी पॉसिबल हो जाए एडिट करना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो हमेशा सही होती हैं। हम लेकिन इसको एलोबरेटली हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसी तरीके के इजी क्वेश्चंस आएँ जो लॉजिक बेसिस पर सॉल्व हो जाए। हमको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुक्का लगाना और स्मार्ट गैसिंग करना दोनों में डिफरेंस है। स्मार्ट गैसिंग के लिए आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट का पता ज़रूर होना चाहिए। सो हम इसका जो सॉल्यूशन है वो एक बार देख लेते हैं कि जर्मलाइन जीन थेरेपी के बारे में ये स्टेटमेंट था। ह्यूमन एनिमल काइमेराज क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सो पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट हमारा है डीएनए। सो डीएनए क्या चीज़ होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी एक तरीके का एसिड है ये। So DNA is the molecule that is hereditary material in all living cells. Genes are made of DNA and so it is the genome itself. यानी कि all living cells में जो सारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो सारी डीएनए से ही बनती हैं। ये एक मॉलिक्यूल है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स का कंट्रीब्यूशन है। तो हम देखते हैं कि किन किन का इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये क्या चीज़ें होती हैं? ये बायोकेमिकल्स हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में कि बायोकेमिकल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो जिनसे लाइफ इवॉल्व होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनके बने होते हैं। तो इस तरीके से जो डीएनए की जो शेप होती है वो डबल हेलिक्स की होती है। जो इसमें जो ये स्ट्रैप होता है जो इस पिक्चर में ब्लू कलर का है वो शुगर और फॉस्फेट से बनता है, और इनके बीच में जो ये लेडर्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स की हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन इसकी। और ये हर लिविंग सेल्स में पाया जाता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर बड़ा एनिमल हो, किसी में भी हर चीज़ में डीएनए मिलेगा ही मिलेगा। इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डीएनए की क्या इंपॉर्टेंस है। इसी के बेसिस पर जो है बाकी टर्मिनोलॉजी है जो इवॉल्व हुई है, डिफाइंड हुई है। जैसे कि डीएनए से ही जीन्स बनती हैं, क्रोमोसोम बनते हैं, जीनोम बनते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेप से हम वो कह सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर स्पेसीज या पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक पता कर सकते हैं। हमको नंबर ऑफ डीएनए चाहिए, और डीएनए में ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका अरेंजमेंट होता है। इसमें रिपीटेशन भी हो जाता है कि एक न्यूक्लियोटाइड्स के बाद में वापस से वही न्यूक्लियोटाइड्स आ जाता है। तो इस तरीके की एक चेन होती है डीएनए में। सो हम सिर्फ एक स्टेप की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक स्टेप से कुछ भी नहीं पता चलता है, उसके लिए हमको सारी चेन चाहिए होती है अगर हमको वाकई में कैरेक्टरिस्टिक पता करने हैं। तो हम सोचेंगे कि कितनी बड़ी चेन चाहिए जब हमको पता चल जाएगा। तो इसी के लिए जीन टर्म है वो डिफाइन की गई है कि इसमें नंबर ऑफ मिनिमम न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिससे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को पता कर सकते हैं।
सो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई नंबर है इसका, हर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग जीन्स की का कंपोजिशन होता है। सो फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि एक जीन के जो है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स यही हैं AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो इनसे मिलके बना होता है। उन जीन से पता चल जाता है कि जैसे कि किसी का कलर क्या होगा, अगर बर्ड की बात करें तो उसकी बीक का शेप क्या होगा, तो वो सारा जीन से पता करते हैं। जीन से भी बड़ी टर्म होती है क्रोमोसोम, यानी कि वो नंबर ऑफ जीन से मिलके बनती हैं। एक क्रोमोसोम बराबर 1 लाख जीन्स भी हो सकता है। सो ये जस्ट एग्जाम्पल है, ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। हर ऑर्गेनिज्म में एक क्रोमोसोम का मतलब कितने जीन्स हैं वो उसके ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो एक क्रोमोसोम इज ए पैकेज कंटेनिंग ए चंक ऑफ जीनोम दैट इज कंटेन्स सम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीन्स, यानी कि जीन्स इसमें कंटेन होती हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो क्रोमोसोम ये है और इस क्रोमोसोम में इस तरीके के जीन्स पाए जाते हैं और जीन है उसमें DNA पाए जाते हैं। DNA से ही एक्चुअली जीन बना है और जीन से ही क्रोमोसोम बना हुआ है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जो DNA के 2 स्ट्रैप हैं 2.5, उससे ये जीन बना है, यानी कि इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं इस जीन में। हालांकि ये काफ़ी कम है, ये जस्ट समझाने के लिए एक डायग्राम है, वरना जीन में काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो जीन से क्रोमोसोम बने हैं, यानी क्रोमोसोम भी क्या है, एक पैकेज ऑफ जीनोम है। हम आगे देखते हैं कि जीनोम क्या चीज़ होती है। जीनोम एक्चुअली बेसिक यूनिट होती है कि जिसमें एंटायर सेट ऑफ हेरेडिटरी इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं कि एक तरीके के सॉफ्टवेयर होता है कि अगर हम कंपैरिजन करें कंप्यूटर से तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में देखें तो जीनोम एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंस्ट्रक्शन देता है कि पर्टिकुलर चीज़ में किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। और सेल है एक तरीके का हार्डवेयर होती है, क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होती है। तो जीनोम से ही सेल डेवलप होती हैं। तो एक सेल में जीनोम पाया जाता है, जीनोम में क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम में जीन, और जीन है जो सारी के सारे मिलके किससे मिलकर बने होते हैं, DNA से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरीके से क्रोमोसोम भी जीनोम का पार्ट होता है। तो क्रोमोसोम हम देख लेते हैं कि इसमें पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक क्रोमोसोम के, वो डिफाइन कर किए जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें इसकी कोडिंग हो रखी है, इसके सिम्बल्स हैं। तो हर क्रोमोसोम का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसे एक से ज़्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं। जेंडर के लिए अलग से क्रोमोसोम होता है, जैसे कि एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो फीमेल के होते हैं, और जो वाई क्रोमोसोम होते हैं वो मेल के होते हैं। क्रोमोसोम हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर में पाए जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन के लिए 46 क्रोमोसोम होंगे तब ह्यूमन की पूरी बॉडी डेवलप होगी। डॉग के लिए 78 क्रोमोसोम होंगे। तो इस तरीके से हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्रोमोसोम होते हैं और इसी बेसिस पे DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है। इसमें टेक्निक होती है ये, जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का यूनिक पैटर्न हम लोग पता करते हैं, क्योंकि जो DNA होता है, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन के यूनिक होते हैं। इसी वजह से इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ये जो टर्म है DNA फिंगरप्रिंटिंग, इसका DNA का फिंगरप्रिंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। फिंगरप्रिंटिंग जैसे कि होता है कि हम फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, वो यूनिक होते हैं पर्टिकुलर पर्सन के और आइडेंटिफाई करने के लिए काम आते हैं। तो इसी तरीके से DNA काम आता है आइडेंटिफाई करने से, तो इसलिए इसको फिंगरप्रिंटिंग से एसोसिएट कर दिया गया है। तो DNA से हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक पता कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके यूनिक DNA पैटर्न से। अब हम थोड़ा क्रोमोसोम के बारे में और देख लेते हैं कि जो क्रोमोसोम का जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग सेल्स फॉर्म होती हैं और सेल्स के अकॉर्डिंग पूरी बॉडी बनती है। तो ह्यूमन में क्रोमोसोम इस तरीके के पाए जाते हैं कि जो ये बोन्स हैं वो कैल्शियम की बने, लेकिन अगर हम उन क्रोमोसोम को चेंज करके और कैल्शियम के जगह अगर एसिड कोडिंग हो जाए कि आयरन के बनेंगी बोन्स, तो किसी भी पर्सन में अगर हम ये चेंज कर पाएँ तो उसकी जो बोन्स हैं वो फिर आयरन की बनने लग जाएंगी। इस तरीके से सुपर हीरो हम किसी भी तरीके का बना सकते हैं, बॉडी में किसी भी तरीके के चेंजेस लाए जा सकते हैं। हालांकि ये अभी तक थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली कैसे ये होना है वो उसकी रिसर्च अभी भी चल रही है। तो अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। हमको लगता है कि रिप्रोडक्शन करने का मतलब है कि जो संतान पैदा करना, प्रजनन करना, इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी में लगातार रिप्रोडक्शन होता रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 2 तरीके की सेल पाई जाती हैं, सोमाटिक सेल और दूसरा है जर्मलाइन सेल। जो सोमाटिक सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में टिश्यूज को रिपेयर करती रहती हैं, अपनी आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस करती रहती हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे घाव हैं वो कुछ टाइम में भर जाते हैं, तो उनका रीजन सोमाटिक सेल्स हैं, क्योंकि वो अपने तरीके की सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। यानी ए टाइप की सेल्स है तो वो ए टाइप की सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। अगर स्किन की सेल है तो स्किन की सेल प्रोड्यूस करेंगी, मसल सेल हैं वो मसल सेल प्रोड्यूस करेंगी।
इस तरीके से सोमाटिक सेल्स में ये प्रोसेस होता रहता है और इस प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं। दूसरी जो तरीके की सेल होती है वो जर्मलाइन सेल होती है, बाकी में हमारे जो प्रजनन के काम आती हैं, बच्चे पैदा करने के काम आती हैं, वो स्पर्म और एग्स होती हैं। इनकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें ये सेल्स हैं 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं और उसके बाद में 2 सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। सो इस तरीके से जर्मलाइन सेल्स का प्रोडक्शन अलग तरीके से होता है और सोमाटिक सेल्स का प्रोडक्शन अलग तरीके से होता है। सोमाटिक का प्रोसेस है उसको माइटोसिस बोलते हैं और जर्मलाइन सेल्स का जो ये प्रोसेस है उसको मायोसिस बोलते हैं। हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सोमाटिक में टी आ रहा है, माइटोसिस में भी टी आ रहा है, तो ये इससे एसोसिएट हो जाएगा और जर्मलाइन है वो मायोसिस से एसोसिएट हो जाएगा। इस तरीके से मैच कॉलम में या फिर मैच टर्मिनोलॉजी में इस तरीके के क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। सोमाटिक सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, जैसे कि ये जो अपनी ट्विन्स हैं वही सेल प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि जो स्किन है वो मसल के सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकती है और मसल के सेल हैं वो ब्रेन के सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इस तरीके से जब भी हम देखते हैं कि हमारा जो घाव होता है वो तो सही हो जाता है क्योंकि जो आसपास की मसल्स और स्किन है वो उसको रिपेयर कर देती हैं, लेकिन अगर हमारा पूरा बॉडी पार्ट ही अलग हो जाता है तो वो हम वापस से रिपेयर नहीं हो पाता है। इस तरीके से अगर कोई एक्सीडेंट में किसी का पैर कट गया है तो वो वापस से रिपेयर नहीं हो पाता है। तो ये सोमाटिक सेल का एक कंस्ट्रेंट है, एक रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन कुछ क्रीचर ऐसे होते हैं जिनमें सोमाटिक सेल काफ़ी हाइपर एक्टिव होती हैं और वो दूसरे पार्ट्स को भी डेवलप कर पाती हैं। तो ये जैसे कि हाइपोथेटिकली इस मूवी में हुआ है। ऐसा लगता है अप्पू राजा पिक्चर की शूटिंग चल रही है, ऊपर से राजा लग रहा है, नीचे अप्पू का पप्पू लग रहा है। चल भाई चला रहा। नहीं 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 पुल भाई, फिर से नहीं। ऐसा पहले भी हो चुका है क्या? वाओ, लाइन मत मार, फसल फिर से उगरी है। तो इस मूवी में इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है कि जो सोमाटिक सेल हैं इसके पैर हैं वो कट गए हैं, तो सोमाटिक सेल इसमें जो इसके नए पैर हैं उनको बनाने में, रिपेयर करने में यूज आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ह्यूमंस में इस तरीके की हाइपर एक्टिव सोमाटिक सेल नहीं होती हैं। सो जस्ट ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ। जर्मलाइन सेल की बात करें तो इसमें स्पर्म है जो एग से मिलकर नए पर्सन को बर्थ देते हैं। सो इसमें ये मायोसिस प्रोसेस होता है, तो फादर की जो सेल्स हैं वो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं और 23 के क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म्स रिलीज होते हैं। सो ये जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल के जो एग्स होते हैं उनसे मिलते हैं। जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो मदर के हमेशा सिर्फ एक ही एग है जो अवेलेबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन किसी किसी केस में अगर मदर 30 ईयर्स से ज़्यादा एज की होती हैं तो स्पेशल केसेस में 2 या 3 एग्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, जो हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्विंस और बाकी चीज़ें होती हैं। सो ये जो स्पर्म है 23 क्रोमोसोम है, इसमें एक्स में 23 और क्रोमोसोम है, दोनों मिलकर है जो एक पूरा चाइल्ड क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें हाफ जो डीएनए है, हाफ जो इसके स्ट्रिप्स हैं चाइल्ड में वो मदर के होते हैं और हाफ हैं जो वो फादर के होते हैं। जो 46 क्रोमोसोम है उसमें से एक क्रोमोसोम जेंडर का क्रोमोसोम है। अगर हम इस तरीके का एक एग्जांपल लें कि जेंडर क्रोमोसोम की बात करें तो फादर में एक्स वाई फीमेल और मेल दोनों तरीके के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि जो मदर है उसमें सिर्फ फीमेल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी कि जो जेंडर डिसाइड होता है उसमें मदर का रोल नहीं होता है चाइल्ड के, बल्कि फादर का रोल होता है, क्योंकि किसी स्पर्म में फीमेल क्रोमोसोम है और किसी स्पर्म में मेल क्रोमोसोम है। सो अगर फीमेल क्रोमोसोम एग को फर्टिलाइज करेगा तो जो चाइल्ड होगा वो फीमेल होगा, और अगर वो वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म है जो एग्स को फर्टिलाइज करेगा तो वो उसमें जो बेबी पैदा होगा वो मेल बेबी होगा। ट्विंस किस तरीके से पैदा होते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर 2 एग्स मदर के अवेलेबल हैं फर्टाइल करने के लिए तो एक एग्स में एक स्पर्म जुड़ेगा, दूसरे एग से दूसरा स्पर्म जुड़ेगा और इस तरीके से दोनों फर्टाइल हो जाएंगे। सो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है 2 एग्स का, उसमें जो जर्मिनल स्टेज होती है जहाँ पे ये 2 एग्स होते हैं, तो बहुत बार ये 13 डेज में जब अलग हो जाते हैं तो 2 ट्विंस पैदा हो जाते हैं। और अगर ये अलग नहीं हो पाते हैं तो काफ़ी जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि कभी ट्विंस होते हैं वो उनके जो सर से कभी जुड़े होते हैं, कभी वो बैक से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से जो ये स्पेशल केसेज होते हैं वो इसी का ही नतीजा होते हैं कि मदर में उस टाइम पर 2 फर्टिलाइजेशन के लिए एग्स अवेलेबल थे। सो अगर नॉर्मल ट्विंस पैदा होने के लिए वो 13 डेज में अलग होने चाहिए। ट्विंस में भी ऐसा नहीं है कि दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ना ही उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम होना जरूरी है, क्योंकि ये स्पर्म और इस स्पर्म के क्रोमोसोम सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो फीमेल वाला स्पर्म है वो एक एग को फर्टाइल करे और दूसरा मेल वाला स्पर्म है वो दूसरे एग को फर्टाइल करे। इस केस में ट्विन तो पैदा होंगे लेकिन उनका जेंडर अलग अलग होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं? ट्रांसजेंडर में यही केस होता है मेल और फीमेल वाला ट्विंस का, लेकिन उसमें जब जर्मिनल स्टेज में वो जो 2 एग्स हैं वो अलग नहीं हो पाते हैं और वो मर्ज होकर एक ही बन जाते हैं। इस केस में पर्सन पैदा होता है वो ट्रांसजेंडर होता है। इसमें ये होता है कि एक तरीके से देखें तो टेक्निकली एक ही बॉडी में 2 पर्सन प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल। सो इसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर में यानी कि कुछ टिश्यूज होंगे वो मेल
कैरेक्टरिस्टिक के होंगे और कुछ टिश्यूज होंगे वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक के होंगे, और उनमें सेक्स ऑर्गन भी दोनों पाए जा सकते हैं। सो ये कोई ज़्यादा एलियन स्पेसीज नहीं होती है, जस्ट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ये होता है। लेकिन देखा जाता है कि हमारी सोसाइटी में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम क्वालिटी के बजाय पर्सन का बर्थ कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, किस कास्ट में हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, इस पे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं बजाय कि उस पर्सन की पर्टिकुलर क्वालिटी को पहचानने के। और यही हमारी सोसाइटी के बैकवर्ड होने का बड़ा कारण है। तो देख सकते हैं आपकी, जैसे ये मैंने जो पिक लगाई है वो इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर की है, लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया कि ये काफ़ी इनको के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ और होटल्स में रूम वगैरह भी नहीं मिलते थे। सो हमको ये देखना पड़ेगा, अगर हमको प्रॉपर नॉलेज है इन चीज़ों का तो हम डिस्क्रिमिनेशन करने के बजाय पर्सन की क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो स्पर्म है वो किस तरीके से एग को फर्टिलाइज करते हैं, और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है अब वो आगे डेवलप होता है। ये जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी स्टेजेस में होता है। इन्हीं स्टेजेस को स्टेजेस ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये 3 स्टेजेस में होता है, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फेटल स्टेज। जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग जो स्टेज होती है वो जर्मिनल स्टेज होती है, जो 0 से 2 वीक्स में होती है। इस स्टेज में फर्टिलाइज्ड एग को जिगोट बोलते हैं। इसमें ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है जो 3 लेयर्स में फॉर्म होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म है वो स्किन नर्वस सिस्टम को डेवलप करता है, और जो एंडोडर्म होता है वो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डेवलप करता है। मीजोडर्म होता है वो मसल एंड स्केलेटल सिस्टम को डेवलप करता है। लेकिन इस स्टेज में ब्रेन का डेवलपमेंट और सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है जो कि 3 to 8 वीक्स की होती है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट 3rd मंथ ऑफ जेस्टेशन होता है। इस स्टेज में जाके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, और जर्मिनल स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हुआ था। सो अगर इनमें हम सेल्स की बात करें तो जर्मिनल स्टेज में आइडेंटिकल सेल्स होती हैं, एक तरीके की सेल होती हैं, इन प्रॉपर मैच्योर नहीं होती हैं, यानी कि जो इनकी जो एक सेल है वो किसी भी बॉडी पार्ट को डेवलप कर सकती है। एवरी बॉडी पार्ट कैन बी डेवलप्ड बाय दीज सेल्स। तो अगर इस स्टेज से हम इन सेल्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो फ्यूचर में हम किसी भी बॉडी पार्ट को अपने रिपेयर कर सकते हैं, किसी भी टिश्यू को हम रिपेयर कर सकते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी जो सेल्स होती हैं वो इतनी डेवलप नहीं होती हैं, तो इसमें भी एवरी बॉडी पार्ट को, एवरी सेल टाइप को हम डेवलप कर पाते हैं इन सेल से। लेकिन जो फेटल स्टेज होती है उसमें जो सेल्स हैं वो काफ़ी मैच्योर्ड हो जाती हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। इसका मतलब पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जो सेल पाई जाती है वो उसी बॉडी पार्ट को डेवलप कर सकती है, यानी कि जो ब्रेन की सेल है वो ब्रेन में पाई जाती है और वो ब्रेन की को ही डेवलप कर सकती है। जो मसल सेल हैं वो मसल सेल्स को ही डेवलप कर सकती हैं। तो उनका इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, जो एम्ब्रियोनिक और जर्मिनल स्टेज में नहीं होता है। इसको हम एजुकेशन से रिलेट कर सकते हैं कि जिस तरीके से किसी ने इंजीनियरिंग में अगर स्पेशलाइजेशन किया है तो वो फिर मेडिकल में यूज़ नहीं करता है, मेडिकल लाइन में वर्क नहीं करता है, और जिसने मेडिकल लाइन में वर्क किया है वो फिर कॉमर्स लाइन में वर्क नहीं करता है। इसी तरीके से जो सेल्स हैं उनका फेटल स्टेज में स्पेशलाइजेशन हो गया है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में और जर्मिनल स्टेज में नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं वो हर तरीके के बॉडी पार्ट को डेवलप करने के लिए कैपेबल होती हैं। इन स्टेज में से जो सेल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और यही डेवलपिंग सेल्स होती हैं, उनको स्टेम सेल्स कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जिगोट और ब्लास्टोसिस से जो सेल्स कलेक्ट की जाएंगी वो डेवलपिंग सेल्स हैं। सो वो किसी भी बॉडी पार्ट को डेवलप कर सकती हैं, इस वजह से उनको टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सेल्स कलेक्ट की जाती हैं उनको प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। ये भी हर तरीके की जो सेल्स हैं उनको डेवलप कर सकती हैं। उसके बाद में जब फेटल स्टेज में जो स्टेम सेल्स को कलेक्ट किया जाता है उनको मल्टीपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। इस टाइम पे सेल्स काफ़ी मैच्योर हो गई होती हैं, यानी कि अगर आपको ब्रेन को वापस से रिपेयर करना है तो आपको ब्रेन वाली ही स्टेम सेल चाहिएंगी, और अगर आपको मसल्स को रिपेयर करना है तो आपको मसल्स वाली स्टेम सेल ही चाहिएंगी। तो इस तरीके से अगर हम अर्ली स्टेज में वो जो डेवलपिंग सेल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, सो वो आगे चल के चाइल्ड के किसी भी पर्टिकुलर इंजरी को सही करने के लिए काम आ सकती हैं। इन्हीं को स्टेम सेल्स कहते हैं। इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि टोटीपोटेंट का मतलब कि टोटल बॉडी को वो रिपेयर कर सकती हैं, रीजनरेट कर सकती हैं। प्लूरीपोटेंट है वो सारे बॉडी पार्ट्स को, प्लूरल है से याद कर सकते हैं कि प्लूरीपोटेंट सारे बॉडी पार्ट्स को रिपेयर कर सकती है। मल्टीपोटेंट का मतलब है कि अगर किसी पूरी बॉडी को रिपेयर करना है तो हमको इनकी क्वांटिटी मल्टीपल में चाहिएंगी। इस तरीके से मल्टीपोटेंट हो जाएंगे। ये मल्टीपल में चाहिएंगी, इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर अगर ब्रेन को रिपेयर करना है तो ब्रेन के स्टेम सेल चाहिएंगे, और मसल्स को रिपेयर करना है तो मसल्स के स्टेम सेल चाहिएंगे। अगर हम टाइम से
इस टाइम पे जो बेबी का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तब इस टाइम सेल्स को कलेक्ट नहीं करते हैं, तो काफ़ी लेट हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हम दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी, लड़का होगा तो क्या नाम होगा, लड़की होगी तो क्या नाम होगा। बजाय इसके हमको स्टेम सेल कलेक्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम टाइम से उनको कलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास में वो स्टेम सेल कभी भी कलेक्ट नहीं हो पाते हैं और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है, और इस तरीके का केस होता है। क्यों? भाई साहब, आपकी मस्तक की रेखा बताती है कि मैं इस बैग में जितना माल लाया हूँ ना, उससे दुगना माल भी आपको मिल जाए तो आपके टकले में बाल ले आएंगे। मेरे को टकला बोला तो टकले को टकला नहीं तो क्या तबला बोलूंगा? मेरे भाई का मजाक उड़ाता है? अच्छा, आपके छोटे भाई के बाल उड़ गए तब ध्यान नहीं दिया, अब मजाक उड़ाओ तो तकलीफ हो रही है। सो अगर हम टाइम पे इस तरीके से ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे पास में जो एक लास्ट ऑप्शन बचता है वो है एडल्ट स्टेम सेल्स का। ये वो सेल होती हैं जो बॉडी के डेवलपमेंट के टाइम पे उसमें पार्ट नहीं लेती हैं और स्पेयर में बच जाती हैं। ये जो सेल हैं वो फ्यूचर में जब बॉडी को ज़रूरत होती है तब ये काम आती हैं और उस बॉडी के पर्टिकुलर टिश्यूज़ को रिपेयर करने के काम आती हैं। इन्हीं को सोमाटिक सेल और बॉडी सेल भी कहते हैं। इसको मैंने डिटेल में बताया है आपको, ये किस तरीके से अपनी ट्विंस को फॉर्म करती हैं और टिश्यूज़ को रिपेयर करती है, रीजनरेट करती हैं। सो इनकी जो लोकेशन होती है वो बॉडी पार्ट में ही होती है, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ही होती है। तो इनका जो यूज़ है बिल्कुल मल्टीपोटेंट स्टेम सेल की जैसे ही आ सकता है, क्योंकि ये भी हर किसी पार्ट को डेवलप नहीं कर सकती हैं। जो इनसे रिलेटेड पार्ट है उन्हीं को ये डेवलप कर पाती हैं। इसके बाद में जीनोम सीक्वेंसिंग है। जीनोम सीक्वेंसिंग और डीएनए सीक्वेंसिंग दोनों एक ही चीज़ है। इसमें हम डीएनए को ही एडिट कर रहे होते हैं। उसमें सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं और उनका जो अरेंजमेंट होता है, जो सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को अगर हम चेंज कर लेते हैं तो उसी को हम जीनोम सीक्वेंसिंग कह देते हैं। जैसे कि AGTC है, उसके बाद में CGCG है, तो ये इनको हम चेंज कर सकते हैं। इसमें ग्वानिन की जगह पे अगर हम एडेनिन ले आते हैं, साइटोसिन की जगह पे हम थाइमिन ले आते हैं। तो इस तरीके से जो इनका सीक्वेंस है वो चेंज करके हम जो बॉडी में पर्टिकुलर जो डिजीज़ है उसको और बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग को चेंज कर कर हम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ही हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। हर चीज़ में इसी तरीके से डीएनए को ही एडिट करते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे कि जीनोम सीक्वेंसिंग होती है वो हाईटेक मशीनरी द्वारा होती है, इसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसी तरीके की जर्मलाइन जीन थेरेपी होती है, उसमें भी हम डीएनए को ही एडिट करते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी अलग होता है। जिस तरीके से जर्मलाइन जीन थेरेपी हम देखते हैं, तो जो जीन थेरेपी होती है इसमें हम जो पर्टिकुलर वेक्टर के द्वारा डीएनए एडिटेड डीएनए है उसको बॉडी में इंसर्ट करते हैं। ये वेक्टर और कुछ नहीं होता है, जैसे कि वायरस हो गया, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। वायरस एक तरीके का कैरियर होता है जीन्स का, तो इस वायरस से जो एडिटेड डीएनए है उसको अटैच कर दिया जाता है और ये वायरस है जो फिर हमारी जीन्स में जाता है और उनमें फिर चेंजेस लाता है। तो इस ये जीन एडिटिंग होती है, ये काफ़ी डेंजरस होती है, क्योंकि इसमें अभी भी हमको मास्टरी नहीं है, ये अभी भी डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें कोई कंट्रोल नहीं है कि वायरस किस तरीके से डीएनए को ले जाएगा, एडिट करेगा। सो ये जर्मलाइन जीन थेरेपी होती है। जर्मलाइन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि स्पर्म और एग से है, यानी कि जो जर्मलाइन सेल्स में एडिटिंग होगी तो ये फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ये सिर्फ बॉडी में नहीं जाएगा। जबकि जो ये जीनोम सीक्वेंसिंग थी वो हम सिर्फ बॉडी में ही हम चेंजेस ला रहे थे, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल ही पैदा होती। सो जीन थेरेपी के कुछ यूजेज भी हैं, जैसे कि ये जेनेटिक एडिटिंग करके हम जो डिजीज़ है, जो हेरिडेटरी डिजीज़ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। सो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसका नुकसान ज़्यादा है, इस वजह से ये इलीगल है। क्योंकि जिस तरीके से इस केस में हुआ, हमारी बात मानो मैन, हमारी बात मानो। अपने बच्चे को हवेली में पैदा मत करो मैन, मत करो। हम तुमको पहले ही बोला था मैन, बच्चे को इस मनहूस हवेली में पैदा मत होने देना, पर तुम हमारा बात नहीं माना। ओह गॉड, आखिर शैतान को जिंदा कर ही दिया तुम। सो इस केस में लास्ट टाइम पे जो डिलीवरी थी वो भूतिया हवेली में करवाई गई थी, और भूतिया हवेली में जब डिलीवरी करवाई गई थी तो भूत ने लास्ट टाइम पे जर्मलाइन जीन थेरेपी कर दी। सो बच्चा इसके जैसा पैदा होने वाला था, लेकिन भूत ने जीन थेरेपी करने के बाद में वो जो बच्चा है वो भूत जैसा पैदा हो गया। हालांकि ये मूवी है तो इसमें इतना कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो जीन थेरेपी होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, क्योंकि
उस टाइम पे बॉडी का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता है, इस वजह से उस टाइम पे हम जीन थेरेपी कर सकते हैं, ना कि फैटल स्टेज या डेवलप्ड स्टेज में। हालांकि ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ सकती है जिसमें हम फैटल स्टेज में या उसके बाद में भी जीन थेरेपी कर पाएँ। हमारे क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे एम्ब्रियोनिक की जगह फैटल स्टेज भी होता और यहाँ पे लिखा होता कैन बी, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही होता। इसके आगे हम देखते हैं ह्यूमन एनिमल काइमेरा। ह्यूमन एनिमल काइमेरा और कुछ नहीं होता है, यही होता है, यानी कि एक ही बॉडी में ह्यूमन और एनिमल दोनों के जो सिम्टम पाए जाते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसी को ह्यूमन एनिमल काइमेरा बोलते हैं। साइंस अब इस टर्मिनोलॉजी को इवॉल्व कर रही है, हमको तो हज़ारों सालों से पता है ये बात कि किस तरीके से एक ही पर्सन में ह्यूमन और एनिमल होता है। इस एक्सपेरिमेंट में जो थर्ड स्टेटमेंट था उसमें ये पिग में ह्यूमन के प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल डाले जा रहे थे कि शायद पिगमैन को डेवलप करना चाह रहे होंगे। इस तरीके से हमारी जो प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होती हैं। वो जो सेल्स हैं वो किसी भी बॉडी पार्ट को फॉर्म कर सकती हैं। वो पिग की एम्ब्रियो में डाले जाते हैं। ये भी अभी रिसर्च चल रही है, देखते हैं कि वो कितना डेवलपमेंट हो पाता है इस टेक्नोलॉजी में। अगर आपको रिवीजन के लिए इस लेक्चर की PDF चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल AK योगी ऑफिशियल से कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप @AKYogi010 टाइप करके सर्च कर सकते हैं। मैं इसी ID से बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।